देखिए इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक मेसनरी से रिलेटेड टोटल 52 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पहला चैप्टर है और इसी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो बाकी के चैप्टर हैं उनकी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी और इसकी सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। पहला क्वेश्चन, द पोर्शंस मेड बाय कटिंग स्टैंडर्ड ब्रिक्स अक्रॉस देयर लेंथ आर नोन एज। अक्रॉस का मतलब होता है 90 डिग्री पे। जैसे जो ब्रिज होता है वो रिवर के अक्रॉस होता है, तो अक्रॉस का मतलब हो गया 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। तो अगर हम ब्रिक को, ये ब्रिक है और अगर हम इसको क्या करें, इसकी लेंथ के अक्रॉस काटें, तो जनरली इसी को हम लेंथ मानते हैं जो 19 सेंटीमीटर होती है। इसके अक्रॉस काटें यानी ऐसे काटें तो ये हमें मिलता है बैट। ये जो टुकड़ा मिलता है एक ना, इसे हम बैट कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आधा काटा है हमने तो हाफ बैट कहेंगे उसको, और इसको हम जनरली बैट भी कह देते हैं। पर अगर एक तिहाई काटा है, सॉरी 1/4 अगर कट कर दिया है तो जो पोर्शन बचा उसको 3/4 बैट कहते हैं। और जो बचा पोर्शन ना वो 1/4 बैट हो गया। यानी एक ही ब्रिक से 1/4 और 3/4 बैट निकल सकता है। और एक होता है बेवल्ड बैट। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ तो हाफ तक कटिंग करेंगे, दूसरी तरफ जो है 3/4 तक। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है आधी, और ये वाली जो है वो इसके बराबर है। तो ये बेवल्ड बैट कहलाता है। यहाँ पर बैट हो जाएगा। ऑन अ डे ए वॉल शुड नॉट बी लिफ्ट बाई मोर देन। तो एक दिन में हम 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं बना सकते दीवार को, नहीं तो वो वीक हो जाती है। तो अगले दिन बनानी चाहिए बाकी। डीपीसी मीन्स, डीपीसी होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। वैसे ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है पर फिर भी। रीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी इज ऑफ डैश थिक। तो रीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी का क्या मतलब है कि अगर हम ब्रिक मेसनरी में सरिया भी लगा दें साथ में, तो ऐसी जो दीवारें होती हैं जनरली वो कुछ इस तरह की होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ईंटें लगी हुई हैं और इनमें ये सरिये भी लगे हुए हैं। तो ये आप दिख रहा होगा साफ, यहाँ पर ये पार्टीशन वॉल जैसा है। 100 mm थिकनेस होती है जिसकी, 10 सेंटीमीटर। वन एंड ऑफ द ब्रिक हैमर इज डैश एंड द अदर एंड इज शार्प एज्ड। तो ब्रिक हैमर जो होता है उसका एक हिस्सा तो होता है स्क्वायर, ये वाला जो हमसे पूछ रखा है वन एंड, और एक एंड होता है शार्प एज वाला जहाँ से कटिंग होती है। ठीक है, तो दोनों ही एंड यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है हमें क्या करना है। तो स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, एक एंड स्क्वायर होगा, एक शार्प एज हो जाएगा। द वर्टिकल जॉइंट्स बिटवीन ब्रिक्स either in longitudinal और क्रॉस डायरेक्शंस आर टर्म्ड एज। वर्टिकल जॉइंट्स यहाँ पर बात हो रही है परपेंड की। देखिए वर्टिकल जॉइंट का मतलब ये है कि हमें ऑल्टरनेट कोर्स में देखना है। जैसे अगर आप ये दूसरा वाला कोर्स देखें, ये सेकंड वाला, तो इसमें ये जो है इसके ठीक ऊपर जो आ रहा है ये ऐसे यहाँ पर ठीक इसके ऊपर ऐसा आएगा, तो ये वाले परपेंड कहलाते हैं। किसी दूसरे कोर्स में देखोगे तो ये वाला, ये और ये सेम उस पे होंगे, सेम प्लम पे, एक ही सीट में होंगे। ठीक, और होने ही चाहिए, ये नियम है ब्रिक मेसनरी का। इन्हीं को परपेंड बोलते हैं। मेसन्स स्क्वायर इज यूज्ड फॉर। तो मेसन स्क्वायर क्या होता है, वो 90 डिग्री का ऐसा स्केल टाइप का होता है एक, देखा होगा आपने। ठीक है, तो इसको हम किनारे पे लगाते हैं, दीवार के किनारे पे, जो 90 डिग्री का एंगल चेक करता है। ठीक, तो अलाइनमेंट के लिए होगा नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिक वर्क के लिए नहीं, ठीक है, स्मॉल मेजरमेंट के लिए नहीं होगा, वर्टिकलिटी के लिए भी नहीं होगा। वर्टिकल वाला केस तो इधर का हो गया ना, वो परपेंड वाला जैसे अभी बताया था। ये होता है परपेंडिकुलरिटी को चेक करने के लिए, कॉर्नर्स पे क्वाइंस लिखा हुआ है ना, तो ये क्वाइंस किनारे पर ही लगते हैं। ये इस तरह से, जब ये दीवार का कॉर्नर होता है ना जो एल शेप होती है, वो बिल्कुल 90 पे है या नहीं है, तो वो मेसन स्क्वायर से चेक करते हैं। ये जो भाई साहब के हाथ में है ये मेसन स्क्वायर है, तो डी हो जाएगा इसका। इन केस ऑफ रूल्स फॉर द डिडक्शन फॉर ब्रिक वर्क, नो डिडक्शन शैल बी मेड ऑफ। तो ब्रिक वर्क का पूछा है, और जो हम पढ़ते हैं 0.5 वो होता है उसका प्लास्टर का, 0.5 मीटर स्क्वायर से छोटा है अगर तो उसको इंक्लूड मत करो। यहाँ पर 0.1 होता है ब्रिक वर्क में। ठीक है, ये है IS 1200, 1200 IS कोड है जो, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना ये ब्रिक वर्क का है। अगर इतना तक है 0.1 मीटर स्क्वायर तक है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे, ले लेंगे उतना साथ में। ऐसे ही प्लास्टर में 0.5 मीटर स्क्वायर तक है।
ए बुल नोज ब्रिक इज़ नॉट यूज्ड फॉर। तो बुल नोज ब्रिक जो है वो राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स में यूज़ होती है, कुछ इस तरह की होती है, 3 कॉर्नर तो ऐसे होंगे और एक कॉर्नर ऐसा होगा इसका, ठीक है। ये सिंगल है, डबल वाली भी होती है। पिलर्स में भी यूज़ करते हैं इसको, गोल पिलर्स में अगर कहीं पर ऐसा राउंड देना हो, और डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। आर्चेज़ में यूज़ नहीं करते हैं, आर्चेज़ में थोड़ा अलग किस्म के, थोड़ा क्वालिटी के पत्थर और ईंटें यूज़ होती हैं। इन अ बिल्डिंग ड्राइंग ए लोड बेयरिंग ब्रिक wall of 300 mm thickness, the depth of concrete block for using the rule of thumb may be taken as। तो इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक का एक फार्मूला है ये थंब रूल के अकॉर्डिंग, जो होता है 5/6 ऑफ वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस को टी लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये थिकनेस हमें दी हुई होती है और इसका 5/6 निकाल लेते हैं हम। तो 300 mm थिकनेस दे रखी है, इसका 5/6 निकाल लेंगे इस तरह से। अकॉर्डिंग टू थंब रूल थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक क्या होगी, 5/6 ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल, जो कि 300 mm दे रखी है। तो 250 mm आ जाएगा इसका आंसर। The length of a brick wall cannot be built at a time. The process of setting back each successive course of this wall is known as। तो इसको बोलते हैं रेकिंग बैक। मतलब कि जैसे हम एक ही बार में नहीं बनाते सारा, ये नीचे वाला कोर्स पूरा बना देंगे, ये ईंटें रखी हुई हैं एक्चुअली, तो इसके ऊपर वाला पूरा नहीं बनाएंगे, थोड़ा यहाँ आधे तक छोड़ देंगे, इसके ऊपर वाला और कम तक छोड़ेंगे, अगला वाला और कम तक। ये जो पीछे पीछे आ रही है ना, इसको रेकिंग बैक बोलते हैं। इसको समझिए आप यहाँ पिक्चर से, ये है। तो ये नीचे वाला पूरा बना दिया, उसके ऊपर थोड़ा छोटा, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इसको रेकिंग बैक बोलते हैं। और जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टूथिंग, वो ये होता है। ये भी पूछा जाता है आपसे। टूथिंग का मतलब होता है कि नीचे वाला कोर्स यहाँ तक है, अगला वाला थोड़ा कम, हाफ ब्रिक कम, फिर अगला वाला फिर पूरा, फिर अगला कम, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेकिंग बैक में और टूथिंग में। Brick length L, width B and thickness of mortar T in the brick masonry are related to each by relation। तो ये रिलेशन हो जाता है कि ब्रिक की जो लेंथ है उसमें वो उसकी विड्थ के तो 2 गुने पे होगी और उसमें थिकनेस और ऐड हो जाएगी। जैसे इसकी लेंथ हो गई ब्रिक की 19 सेंटीमीटर और विड्थ होती है उसकी 9 सेंटीमीटर, तो 9 दूनी हो गया 18, और 1 सेंटीमीटर हम वो मानते हैं थिकनेस ऑफ मोर्टार, ठीक है। 10 mm होगा वो, जब हम mm में देखेंगे 1 सेंटीमीटर होता है। तो 19 सेंटीमीटर लंबी ब्रिक हो गई, 18 उसका विड्थ आ रहा है जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 उसमें 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऐड कर रहे हैं। तो ये रिलेशन हो जाता है ऑप्शन डी वाला। A brick which is cut in such a way that the width of its one end is half that of a full brick is called। तो इसको क्या कहेंगे, किंग क्लोजर। एक एंड आधा है, दूसरा फुल है, मतलब कि ये पहले ब्रिक थी हमारे पास और एक इस नीचे वाले एंड को हमने नहीं छेड़ा, लेकिन ऊपर वाले एंड को आधा हटा दिया, ये वाला पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूँ उसको हटा दिया, ये जो बचा ये है किंग क्लोजर। वन एंड इज हाफ दैट ऑफ अ फुल ब्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो गलत कौन सा है। तो ये काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन है, एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसमें। इन इंग्लिश बॉन्ड वर्टिकल जॉइंट्स इन द हेडर कोर्स कम ओवर ईच अदर एंड वर्टिकल जॉइंट्स इन द स्ट्रेचर कोर्स आर ऑल्सो इन द सेम लाइन। वर्टिकल जॉइंट की बात कर रहा है अपने अपने कोर्स में, हेडर कोर्स में, स्ट्रेचर कोर्स में। तो ये तो होता है इंग्लिश बॉन्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे ये हेडर कोर्स है, सबसे नीचे वाला हेडर कोर्स है, क्योंकि इसमें हेडर दिख रहे हैं ना बारी बारी में, तो हेडर कोर्स की ही बात करो अगेन, जो आपको तीसरे उसमें मिलेगा। तो इनके ये जो वर्टिकल जॉइंट है ये सेम लाइन में आने चाहिए, हेडर कोर्स की बात करेंगे अगर, ठीक है। तो आ रहे हैं, बिल्कुल आते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला सही है, दूसरा कह रहा है इन इंग्लिश बॉन्ड द हेडर कोर्स शुड स्टार्ट विद अ क्वीन क्लोजर। तो ऐसा नहीं है, क्वीन क्लोजर लगता है उसमें लेकिन वहाँ से शुरुआत नहीं हो रही है। देखो कोई भी हो हेडर कोर्स में ही लगता है, ये आप देख सकते हैं, ये हेडर कोर्स में क्वीन क्लोजर लगा हुआ है ना यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट नॉर्मल ब्रिक से ही हो रहा है, फिर क्वीन क्लोजर आ रहा है। और बेटर समझना है तो सबसे ऊपर देख लो, यहाँ पे पहले ब्रिक आ रही है फुल ब्रिक और फिर क्वीन क्लोजर आ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये गलत हो गया सेकंड वाला।
तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि रॉन्ग पूछा हुआ है। इसके बाद कह रहा है फ्लेमिश बॉन्ड में द ऑल्टरनेट हेडर्स ऑफ ईच कोर्स आर सेंट्रली सपोर्टेड ओवर द स्ट्रेचर इन द कोर्स बिलो। यानी कि जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसमें जो हेडर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, तो ये जो हेडर है ये इसके नीचे आने वाले स्ट्रेचर के ठीक सेंटर में होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कोई दूसरा एग्जांपल उठा के देख लो, ये जो हेडर है ये इस वाले स्ट्रेचर के ठीक सेंटर में है। ये स्ट्रेचर अगर नीचे ऐसा है तो इसके ऊपर जो हेडर आ रहा है उसके सेंटर में है, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये बराबर है, यही कह रहा है वहाँ पे। तो ये वाला भी सही है स्टेटमेंट। और लास्ट में कह रहा है फ्लेमिश बॉन्ड में एवरी ऑल्टरनेट कोर्स स्टार्ट्स विद अ हेडर एट द कॉर्नर। तो हेडर होगा कॉर्नर पे ऑल्टरनेट में, देख सकते हैं। जैसे पहले की बात करें तो हाँ जी यहाँ पे हेडर है, दूसरे में नहीं होगा क्योंकि ऑल्टरनेट कह रहा है ना, फिर यहाँ पे हेडर है तीसरे में, फिर पाँचवें में हेडर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। द फुल ब्रिक विच इज लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड। ये ब्रिक है जिसको हमने फेस ऑफ द वॉल के पैरेलल रखा हुआ है इस तरह से, तो हमें क्या दिखेगा फिर, स्ट्रेचर ही तो दिखेगा साइड से, पार्टीशन वॉल जो होती हैं जनरली। ठीक, तो ये इस तरह से जो हाँ पिक्चर लगी हुई है तो इस तरह से क्या है, ये स्ट्रेचर दिखता है इसमें, इसी को पार्टीशन वॉल कहते हैं। फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मेसनरी ऑल ब्रिक्स नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म इन साइज। तो नहीं, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी यहाँ पे हमें सही स्टेटमेंट बताना है, ये गलत स्टेटमेंट है। बैट्स मस्ट बी यूज्ड इन ऑल्टरनेट कोर्स। देखते हैं, द वर्टिकल जॉइंट इन ऑल्टरनेट कोर्सेज शुड फॉल इन प्लम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो परपेंड की हमने बात की थी ना हर ऑल्टरनेट में, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आने चाहिए, एक सीध में आने चाहिए वो। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बैट्स यूज़ हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, होते हैं लेकिन कई जगहों पर नहीं भी होते हैं। ब्रिक मेसनरी में तो न जाने कितने टाइप आते हैं उसके। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। द पोर्शन ऑफ अ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज टर्म्ड एज। तो इसको हम बोलते हैं हार्टिंग। ठीक है, दीवार का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम फेसिंग कहते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा है जहाँ हम रहते हैं उसे हम बैकिंग कहते हैं, और तो बीच में जो बचा उस पूरे हिस्से को हार्टिंग कहते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आता है ये, बाकी कोई इसमें साइंस नहीं है। द टाइप ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर इज। ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर यानी कि एक कोर्स में हेडर होगा तो हेडर ही होगा बस, अगले में स्ट्रेचर होगा तो स्ट्रेचर ही होगा फिर, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा इंग्लिश बॉन्ड में होता है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। विच टूल इज यूज फॉर कटिंग ब्रिक्स एक्यूरेटली। ब्रिक्स को एक्यूरेटली काटने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, तो ये बॉलस्टर होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, ये जो लेफ्ट हैंड में है इसको बॉलस्टर कहते हैं, और शार्प होता है ये आगे से। तो इसको जैसे हमने ये बैट बनाना है, मान लो ईंट के दो टुकड़े करने हैं बराबर, तो इसके लिए ये वाला इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा। डायगोनल बॉन्ड इज़ ए पैटर्न ऑफ बॉन्ड इन। तो डायगोनल होता है रेकिंग बॉन्ड में, जो हम ईंटों को ऐसा सीधा न रख के डायगोनली बिठा देते हैं इस तरह से। ये है इसका पिक्चर यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक, साइड से तो सीधा रखना ही पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, बाकी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा बिठा लो। ठीक है, डायगोनल 45 डिग्री पे, कहीं से भी देखोगे आप तो 45 का एंगल बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं रेकिंग बॉन्ड। When a brick is cut into two halves longitudinally, then one part is called। तो ब्रिक को लॉन्गिट्यूडनली काट दिया दो पार्ट में, ये ब्रिक थी हमारे पास, इसको हमने यहाँ से बीचों बीच इसको दो पार्ट में कर दिया, तो ये होता है क्वीन क्लोजर। ठीक, इसको क्लोजर भी बोल देते हैं हम कई बार। अब अगेन इसमें भी टाइप आते हैं, जैसे ये लेफ्ट में तो फुल ब्रिक है, इसको आधा काट दिया तो दो क्वीन क्लोजर निकल गए, मतलब इससे ऐसे। ठीक है, और उसको और आधा कर दिया, कैसे में, इस तरह से, तो अब ये बन जाएगा क्वार्टर क्वीन क्लोजर, एक चौथाई। और ऐसे में नहीं करना, ऐसे में ही करना है। विच टाइप ऑफ मोटार इज यूज फॉर टेम्पररी बिल्डिंग इन ब्रिक मेसनरी।
तो टेम्पररी बिल्डिंग में हम करते हैं मड मोटार यूज़। ये क्लियर कट स्टेटमेंट है। मड मोटार इज़ द चीपेस्ट टाइप ऑफ मोटार, जो कि बनता है सैंड और क्ले से। एक क्वेश्चन ना ये भी बना हुआ है कि मड मोटार बनता किससे है, तो कुछ नहीं है, रेत और चिकनी मिट्टी मिला दो, मिट्टी है वो बस। आपने देखा होगा कई जगहों पर कि हम जब ब्रिक मेसनरी करते हैं ना, तो वहाँ पे हम सीमेंट का मोटार यूज़ नहीं करते। जो मसाला होता है जिसे हम जनरली कहते हैं, हम ये वाला मसाला यूज़ करते हैं। अब मड का मतलब ही कीचड़ होता है वैसे तो, ठीक है। तो ये सैंड और क्ले का मिक्सचर, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये थोड़ा सा चीपेस्ट टाइप होता है, तो क्योंकि यहाँ पर टेम्पररी बिल्डिंग की बात हो रही है या लो कॉस्ट बिल्डिंग, तो हम उसी तरह से डील करेंगे भाई जैसा वहाँ पर गेम होगा पूरा। तो टेम्पररी है इसलिए मड मोटार, ठीक है। नॉर्मल केस होता है तो सीमेंट मोटार होता फिर। डैश इज द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि विड्थ के अक्रॉस काटना है, ठीक। अब देखो भाई, विड्थ तो यही होती है जनरल केस में, और इसके अक्रॉस काटेंगे तो क्लोजर मिलेगा, फिर क्वीन क्लोजर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर या तो ये क्वेश्चन गलत है, या फिर ये कहना चाह रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए इसी को विड्थ मान लो, जिसको हम जनरली लेंथ कंसीडर करते हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जो हमारे सामने टेबल भी होती है ना पढ़ाई की, वो अगर ऐसी है तो हम इसी को विड्थ कहते हैं उसमें, और इसी को लेंथ कहते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेंथ बड़ी ही होगी हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसको अगर विड्थ माने थोड़ी देर के लिए, तो इसके अक्रॉस ये काटेंगे तो इसमें बैट मिल सकता है हमें, ठीक है। बाकी थोड़ा सा रहेगा इस क्वेश्चन में, पर क्योंकि न तो इसमें नन ऑफ द अबव टाइप का है कुछ, और ना ही इसमें क्लोजर दे रखा है, तो फिर हमें एक ऑप्शन तो पिक करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ जंक्शन इज़ नॉट यूज्ड इन ब्रिक मेसनरी वॉल्स। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको ढूंढने में, क्योंकि क्या है कि देखिए टी जंक्शन, एल जंक्शन, और ये जो स्क्विंट वाला है ये तो क्लियरली होते हैं इसमें, ठीक। टी जंक्शन आपने देखा ही होगा, टी एल, और ये तो सब घरों में देखने को मिल जाते हैं। स्क्विंट वाला कौन सा होता है, जो थोड़ा सा किसी एंगल पे होता है, या तो वो एक्यूट एंगल पे होगा या ऑब्ट्यूज एंगल पे होगा। अब जैसे किसी का घर है मान लो सपोज, और उसको बाउंड्री वॉल बनानी है ये उसने बाउंड्री वॉल बनाई। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से रोड जा रही थी ये, तो उसको यहाँ पर ऐसा करना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जिसको मैंने डार्क किया है। तो ये यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 से ज़्यादा बन रहा है, या दूसरे एंगल से देखें तो 90 से कम बन रहा है, जैसे यहीं बाहर से ही देख लो। तो इस तरह के जो जंक्शन होते हैं इन्हें स्क्विंट जंक्शन कहते हैं हम। तो खासकर ये बाउंड्री वॉल में देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये भी होता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कौन सा जंक्शन है जो ब्रिक मेसनरी में यूज़ नहीं होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि भाई टी तो होता है, एल भी होता है, ऑप्शन में दे नहीं रखा है लेकिन कोई नहीं, एल भी होता है, स्क्विंट वाला भी होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला भी बिल्कुल होता है, यानी कि एक वॉल ऐसे आ रही है और एक ऐसी चली गई। अब जो भी हिसाब किताब होगा बीच में, लेकिन होता है इंटरसेक्शन वाला। अब ये जो आई वाला है, ये ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, ये दो वॉल ये हैं और एक ये वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये वाला जंक्शन होता नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन। ये वाला जंक्शन क्रॉस सेक्शन जंक्शन कहलाता है, जो आई जैसा दिखता है। यानी कि ब्रिक मेसनरी में आई जंक्शन जैसा नाम का कुछ नहीं होता है, जो आई जैसा दिखता है उसे क्रॉस जंक्शन कहते हैं या क्रॉस सेक्शन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो एस्टिमेशन है उसमें यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि बताओ, जो वो मेथड होता है ना, कौन सा वाला, सेंटर लाइन वाला, उसमें वो क्वेश्चन पूछता है कि किस में कितना डिडक्शन करेंगे। तो एल जंक्शन में हम कितना डिडक्शन करते हैं, कुछ नहीं, नो डिडक्शन। टी जंक्शन में हाफ होता हो, हाफ वॉल हो जाता है, हाफ ब्रिक करके, एक सेकेंड है, हाफ ब्रिक करके हो जाता है। और जो आई वाला होता है जिसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, उसमें हम फुल कर लेते हैं, हाफ प्लस हाफ, वो वन ब्रिक डिडक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो जो आई जैसा दिखता है उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक। बस यही एक वजह है इसकी कि आई जंक्शन जैसे नाम का कुछ नहीं होता, जो आई जैसा दिखता है वो क्रॉस सेक्शन होता है। वट इज़ द थिकनेस इन इंचेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। तो ट्रेडिशनल ब्रिक का आपको साइज़ पता होना चाहिए, फिर इंच में तो आप निकाल ही लेंगे। तो वो होता है करीब करीब 23, 11.5 और 7.5 ये सेंटीमीटर में है।
ये पेन ही नहीं चल रहा सही से। तो ये इसको, और आपसे इंचेस में पूछा हुआ है और वो भी थिकनेस पूछी हुई है, सब कुछ ध्यान से देखना है। तो या तो आप इंच में याद ही कर लो सीधा सीधा, या फिर आप करीब करीब 2.5 से डिवाइड कर देना सबको, ठीक है। अब देखो इतना टफ भी नहीं है, जैसे 2.5 से इसको डिवाइड करोगे, अगर 25 होता तो 10 आ जाता, तो थोड़ा कम ले लो रफली रफली, है ना, 9 ले लो। 11 है तो इसको भी आप 10 मान लो, 25 चौको 100, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा ले लो, 4.5 ले लो, ऐसा कर सकते हो मतलब एग्ज़ाम में। 75 तो 3 गुने पे ही है, तो 3 ही ले लो उसको, तो ये इंच में आ गया। पर क्वेश्चन है कि थिकनेस पूछ रहा है, वो भी वॉल की, 1 ब्रिक वॉल। तो भाई 1 ब्रिक वॉल का मतलब क्या होगा, जब आप ईंट को ऐसे में रखोगे, ऐसे में, ऐसे में, ये मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ प्लान, ठीक है। इसके नीचे और ईंटें होंगी, तो ये वाली लेंथ देखी जाएगी, ये जो 23 सेंटीमीटर है, और 23 सेंटीमीटर अभी अभी मैंने बताया करीब करीब 9 इंच आएगा, ठीक। तो आंसर 9 होगा। आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको समझ लेंगे यहाँ पर थिकनेस नहीं, क्योंकि 1 ब्रिक वॉल बोली गई है तो फिर ये थिकनेस का काम करेगी, जो ब्रिक की खुद की लेंथ होगी, ठीक। और ट्रेडिशनल है वो भी ध्यान में रखना है, इंच में पूछा हुआ है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, ये ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज़ है 23.5, 11.5, 7.5, और इसको इंच में निकालोगे तो 9 आएगा, 4.5 आएगा, 2.5 आएगा करीब करीब, ठीक है। और 2.5 3 करीब रफली रफली, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 इंच करके, ठीक। मैंने आपको समझाया, वो लेंथ में देखा जाएगा पूरा। 1 ब्रिक वॉल है। What is the thickness in centimeter of a 2 brick wall made up of standard modular brick? कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर जो सिंपल वाली होती है, 2 ब्रिक वॉल बोला गया है, तो इसका मतलब है 2 ब्रिक वॉल का मतलब है एक ईंट ऐसी रखी हुई है, दूसरी ऐसी रखी हुई है, और इस तरह से आपको ऊपर से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 20 सेंटीमीटर ये होता है, करीब करीब 20 ये हो जाएगा। अब वैसे 19 होता है, पर मोटार वगैरह मिला के सब वो 1 सेंटीमीटर ऐड हो जाता है उसमें, तो ये सीधा सीधा 40 बैठेगा। 2 ब्रिक वॉल है ना, 1 ब्रिक होता तब 20 होता, सिंपल है वैसे तो, कोई वो है ही नहीं इसमें। 42 ब्रिक के लिए हो गया, 1 ब्रिक के लिए 20 होता, 1.5 के लिए 30 सेंटीमीटर हो जाता, पार्टीशन के लिए 10 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मेसनरी? हाई क्लास ब्रिक मेसनरी के लिए कोई सिंपल ब्रिक यूज़ होती है, कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मॉड्यूलर ब्रिक आंसर होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीज़न फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज़? तो हम ईंट को चिनाई से पहले उसको भिगो देते हैं पानी में, उसकी वजह होती है कि वो मसाले से पानी को ना सोखे। अगर वो हमने सूखी ईंट रखी तो मसाले का पानी सोख लेगी, और मसाले का जो बेसिक फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो रिएक्शन चलती है कुछ टाइम तक, ठीक है। तो फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक्स, द फॉलोइंग proportion to cement is to sand मोर्टार इज़ नॉर्मली यूज फॉर ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्शन। जनरली कौन सा यूज़ करते हैं हम, जो मसाला यूज़ करते हैं ईंटों की चिनाई में, वो 1:6 लेते हैं हम जनरली, जब तक कोई स्पेशल केस ना हो। अब जैसे कोई पतली दीवार बनानी है, पार्टीशन वॉल बनानी है, तो क्योंकि वो थोड़ा वीक होती है तो वहाँ पे हम मसाले का रेशो बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे 1:4 हो जाता है फिर, ठीक है। तो जनरल केस है तो 1:6 होगा। ये आप देख सकते हैं कि अगर थिकनेस 19 सेंटीमीटर से कम है, ये कोडल प्रोविज़न है कि अगर 19 सेंटीमीटर से कम है, जैसे कि पार्टीशन वॉल है, तो 1:4 कर ले लेंगे फिर, ठीक है, थोड़ा सा रिच कर देंगे उसको। द ऑपरेशन ऑफ रेकिंग आउट ऑफ मेसनरी जॉइंट्स फॉर अबाउट 13 mm डेप्थ एंड देन फिलिंग देम अप विद रिच सीमेंट्स एंड मोर्टार 1:3 इज़ नोन एज, यानी कि जो हमने दीवार बनाई, जो हमने मसाला लगाया, उसके बाद उसको रेक करना है, बाहर निकालना है, फिर 10 से 15 mm होता है वो जो हम मसाला बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते क्या है। पहले तो बाहर निकाला, फिर उसको किसी दूसरे मोर्टार से जो थोड़ा सा बेटर था रेशियो में, जिसमें सीमेंट ज़्यादा था, उससे भरा, तो इसको हम पॉइंटिंग बोलते हैं, ठीक। पहले रेक करके बाहर निकालना, फिर दोबारा नए उससे भरना। तो यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्टिव और है कि पॉइंटिंग के लिए जो हम रेशियो यूज़ करते हैं वो कितना होता है, तो 1:3, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना, 1:6 तो क्या हो गया, जर्नल केस हो गया। अब इसी को खुरेद के बाहर निकाल दिया और नए मसाले से भर रहे हैं, वो कितना रखेंगे, 1:3 रखेंगे।
अगर पार्टीशन वॉल है तो कौन सा मसाला यूज़ करेंगे, 1:4 का करेंगे। तो बस इन्हीं पे घुमाएगा वो। ए ब्रिक लेड विद विड्थ पैरेलल टू द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ वॉल इज, पैरेलल रखी हुई है वॉल के डायरेक्शन के, फ्रंट डायरेक्शन, विड्थ उसकी पैरेलल है, ब्रिक की विड्थ पैरेलल है उसकी डायरेक्शन के, यानी ब्रिक ऐसे में है, फिर 1 ब्रिक वॉल हो रही है ना वो। पिक्चर ही देख लेते हैं, हेडर, हाँ ठीक है 1 ब्रिक वॉल हो रही है। तो ये विड्थ, ये ब्रिक है, ये इसकी विड्थ यही मानी जाएगी, जनरल केस है। तो ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो ये 1 ब्रिक वॉल बन रही है। अब चाहे आप अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो, यहाँ से क्या दिखेगा, हेडर ही तो दिखेगा, तो हेडर हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा समझने पड़ते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। ए बॉन्ड मेड बाय ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स इज नोन एज, सेम कोर्स में, अभी ऑल्टरनेट कोर्स नहीं है, अभी सेम कोर्स है, इसी में आपको हेडर दिख रहा है, इसी में आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, इसी में हेडर इसी में स्ट्रेचर, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, जब तक बोला न जाए तब तक आपको डबल फ्लेमिश बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। हालांकि यहाँ पर तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है भी नहीं ऑप्शन में, पर अगर होता तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड ही आंसर होता तब। ठीक है, जब तक बोला न जाए। और डबल और फ्लेमिश में क्या फ़र्क होता है, डबल फ्लेमिश में दोनों तरफ से, चाहे आप बैक से देखो चाहे फ्रंट से देखो, आपको फ्लेमिश ही दिखेगा, और सिंगल फ्लेमिश में एक ही तरफ दिखेगा केवल। सिंगल फ्लेमिश में फ्रंट से तो दिखेगा फ्लेमिश, पर बैक से वो इंग्लिश बॉन्ड जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जब ये डेफिनेशन तो उसने यही दे रखी है, एग्जामिनर ने डेफिनेशन यही दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में सिंगल भी है डबल भी है, तब आपको डबल को टिक करना है। एक किंग क्लोजर इज, तो किंग क्लोजर जो है वो करीब करीब 3/4 मान लिया जाता है उसका, नॉर्मल ब्रिक का। ये नॉर्मल ब्रिक है, इसमें से ये टुकड़ा हटा दिया आधा, आधा मतलब उस तरह से आधा, यहाँ से भी हाफ लिया यहाँ से भी हाफ लिया, ये कट कर दिया, तो ये लगभग 3/4 होता है। What is the actual thickness of wall with 1 सेंटीमीटर मोर्टार जॉइंट फॉर हाफ ब्रिक वॉल के लिए? थिकनेस ऑफ वॉल विद 1 सेंटीमीटर मोर्टार फॉर हाफ ब्रिक, तो हाफ ब्रिक तो कुछ भी नहीं है, हाफ ब्रिक तो पार्टीशन वॉल है फिर तो, है ना। तो 9 सेंटीमीटर और उसके साथ एक जुड़ेगा तो 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल विद 1 सेंटीमीटर मोर्टार जॉइंट फॉर हाफ ब्रिक वॉल, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए इसका, जो कि ऑप्शन में नहीं है। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू द हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड, तो ये भी तो किंग क्लोजर ही हुआ, हाफ द विड्थ हाफ द लेंथ, ट्राइंगुलर कॉर्नर नहीं है, और ये हाफ द विड्थ हाफ द लेंथ इस तरह से। ठीक है, ए ब्रिक मेसनरी कुड फेल ड्यू टू, ब्रिक मेसनरी किसकी वजह से फेल हो सकती है, रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल्स, हाँ हो सकता है, शेयरिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं इनका, एनी ऑल ऑफ द अबव टाइप का ही होता है, यहाँ पे एनी ऑफ दीज दिया हुआ है। ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स इज टर्म्ड एज अ, हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, तो कोर्स बोलेंगे उसको, इस तरह से जो रखा होता है, चाहे पत्थरों का हो चाहे ईंटों का हो। ठीक है, इसे हम कोर्स कहेंगे। फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इसमें मतलब हेडर भी है स्ट्रेचर भी है, हेडर भी है स्ट्रेचर भी है एक ही कोर्स में, तो फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। और मोर स्पेसिफिकली कहें तो ये जब तक बोला ना जाए, हालांकि इसमें तो टॉप व्यू भी दिखा रखा है उसने, ये वाला तो उसी में जाएगा वैसे, पर डबल फ्लेमिश ही मान रहा है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में तो डबल फ्लेमिश को ही रखना है। ए ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वॉल इज कॉल्ड एज, अभी लेंथ कर दी परपेंडिकुलर, अच्छा हाँ वहाँ पे विड्थ पैरेलल थी, यहाँ लेंथ परपेंडिकुलर कर दी। देखो क्वेश्चन सेम है, वहाँ पे कह रहा था विड्थ पैरेलल है, तो वहाँ पे मैंने ऐसा समझाया था ना आपको, ये विड्थ है ये पैरेलल है उसके फेस के, यहाँ पे भी वही कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है लेंथ परपेंडिकुलर है, तो विड्थ पैरेलल हो या लेंथ परपेंडिकुलर हो बात एक ही है, ये विड्थ पैरेलल है ये लेंथ परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी हेडर ही दिखेगा। ठीक है, ये भी हेडर बॉन्ड ही बनाएगा, और ऑप्शन ए में जानबूझ के स्ट्रेचर दिया हुआ है।
विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैन बी मेड फॉर 10 सेंटीमीटर थिक वॉल, स्ट्रेचर बन जाएगा भाई। हेडिंग बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर, हेडिंग बॉन्ड किस में बनेगा, कम से कम 1 ब्रिक वॉल तो चाहिए ना, जैसा अभी मैंने पिक्चर बनाया था, तो 1 ब्रिक वॉल चाहिए तभी हेडर दिखेगा साइड से, तो 1 ब्रिक वॉल हो जाएगा इसका, ये जैसा यहाँ पे दिख रहा है। When the 9 by 9 सेंटीमीटर साइड ऑफ अ ब्रिक इज सीन इन द वॉल फेस, व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको। तो 9 बाई 9 कब दिखेगा, हेडर ही तो कहलाएगा वो। अगर हम इसको देखो फ्रंट से देख रहे हैं, अभी ये टॉप से नहीं है, अभी ये फ्रंट से है ऐसा, ठीक है, तो ये क्या दिख रहे हैं, हेडर ही तो दिख रहे हैं बहुत सारे इस तरह से, तो इसको हेडर ही बोलेंगे इसको भी। Bricks are soaked in water before use in masonry work to remove dust, to remove air voids, so that they do not absorb water from cement mortar. अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ऑप्शन 3 में तो कोई डाउट ही नहीं है, तीसरे स्टेटमेंट में तो कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन क्यों कह रहा हूँ मैं, जो स्टेटमेंट 1 है वो ऐसा है कि लगे हाथ हो जाता है वो, मतलब ईंट को हम पानी में डालते हैं तो उसकी डस्ट रिमूव हो जाती है, पर वो हमारा पर्पज़ होता नहीं है वैसे। पर जो 2 वाला है वो बिल्कुल नहीं है, पानी से वाइट्स भर तो जाएंगे लेकिन बाद में पानी तो हट जाएगा वहाँ से, तो वो कोई बात तो बनी नहीं वहाँ पे, तो 2 तो हो नहीं सकता, और तीसरा बिल्कुल होगा। तो क्योंकि 2 ने गड़बड़ कर दी इसलिए ऑल 3 नहीं होगा, और जहाँ 2 है वहाँ वो भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 एंड 3 वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन होता तो तब शायद ये वाला सही हो, या फिर जो अभी सही है वही वाला सही हो, तब कन्फ्यूज़न का केस था। पर अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 2 वाला हो नहीं सकता, 1 वाला अकेला सही नहीं है, सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है तीसरा वाला। हमारा मकसद होता है कि वो मोटार से पानी ना सोखे, बस डस्ट उसकी रिमूव हो जाती है लगे हाथ, वो हम उसका इतना मानते नहीं हैं लेकिन ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंसिडर करना हो ना हो वो फिर दूसरी बात हो जाती है वहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है, एयर वाइड्स रिमूव नहीं होंगे भाई। एज कम्पेयर टू स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी इज़ मोर, तो किस चीज़ में ब्रिक मेसनरी ज़्यादा होगी, फायर रेजिस्टेंट में, कॉस्ट में, स्किल्ड में, या स्ट्रॉन्ग में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाकी 3 चीज़ों में तो आप देखेंगे तो लमसम लमसम सब सेम ही बैठेगा। ब्रिक में भी खर्चा आता है बनाने में, स्टोन में भी खर्चा ही आएगा। पत्थर नेचर से अवेलेबल तो हो जाता है लेकिन उसकी क्वेरिंग में खर्चा आता है, उसकी सीजनिंग में खर्चा आएगा, चलो नेचुरल सीजनिंग भी कर दी कोई बात नहीं, फिर ड्रेसिंग में खर्चा आएगा, ठीक है। स्किल दोनों में चाहिए, स्ट्रेंथ दोनों में होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ब्रिक क्या होता है ना, ब्रिक को हम भट्टी में पकाते हैं, 1100-1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पकाते हैं उसको, तो उसमें ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो गर्मी से उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 1200 डिग्री बहुत होता है यार। और पत्थर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो पत्थर चटकने लग जाता है, तो इसलिए ब्रिक मेसनरी ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट होगी। ऐसा नहीं है कि स्टोन मेसनरी बिल्कुल धूप को सहन ही नहीं कर पाएगी, लेकिन ज़्यादा की बात हो रही है, कौन ज़्यादा किस में क्या होगा, तो ब्रिक मेसनरी जो है वो ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट होगी, मानी जाएगी। मानी क्या जाएगी, होती है, वो पहले इतने तप के आ जाती है भट्टी से। ए मोर्टार जॉइंट इन मेसनरी विच इज़ नॉर्मल टू बी फेस ऑफ वॉल इज़ नोन एज, तो अब इसमें कह रहा है नॉर्मल मतलब कि 90 डिग्री पे एक ऐसा मोर्टार जॉइंट जो फेस ऑफ वॉल के नॉर्मल हो, ये हो गई फेस ऑफ वॉल, इसके नॉर्मल है जो इस तरह से, तो आई जॉइंट बन रहा है ना यहाँ पे, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। आई की तरफ मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टी तो बोल नहीं रखा है ना, तो इसलिए क्रॉस जॉइंट हो जाएगा इसका। स्ट्रेचर बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली इन, हाफ ब्रिक वॉल में ही पॉसिबल है भाई, भाई और किस में होगा फिर, है ना। फॉर पॉइंटिंग द मेसनरी इज रेक्ड आउट टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट, तो पॉइंटिंग का क्वेश्चन था ना कि हम पहले ब्रिक मेसनरी करते हैं, ईंटों की चिनाई करते हैं, फिर उस मसाले को खुरेद के बाहर निकालते हैं, 13 mm लिखा हुआ था वहाँ पे। देखो ये होता है, अगर ध्यान से पढ़ो ना तो वहीं पे एक ही ऑब्जेक्टिव से दूसरा निकल जाता है, तो वही 13 mm यहाँ पे भी है। ऑलमोस्ट मतलब 15 से 20 mm या 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक खुरेद के बाहर निकालते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा रिच मोर्टार से भर देते हैं फिर से, तो एक तो अपीयरेंस अच्छी कर देता है, दूसरा वो स्ट्रेंथ भी दे देता है पूरी ब्रिक मैसनरी को। किंग क्लोजर इज रिलेटेड टू ब्रिक मैसनरी,
इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज टुवार्ड्स द फेस ऑफ द वॉल। ऑल द ब्रिक्स आर लेड टुवार्ड्स द फेस ऑफ द वॉल, फेस की तरफ टुवार्ड कर रखी हैं, यहाँ पर भी हेडर ही होना चाहिए, है ना। ड्राई ब्रिक्स आर recommended in case of brick masonry work when the mortar to be used is ड्राई ब्रिक्स। तो मड मोटार, ड्राई ब्रिक्स आर recommended in case of brick masonry work when the mortar to be used is। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का है, ध्यान रख सकते हैं। एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज। तो देखो स्ट्रेंथ में तो इंग्लिश बॉन्ड आगे होता है, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, पर जो ये फ्लेमिश बॉन्ड है ये इम्पैक्ट अच्छा होता, सॉरी कॉम्पैक्ट अच्छा होता है ये, तो इसलिए मोर कॉम्पैक्ट यहाँ पे ज़्यादा आंसर सही होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ में जनरली इंग्लिश बॉन्ड आगे होता है, हर बार नहीं पर ज़्यादातर। इन ब्रिक मेसनरी मोर्टार स्ट्रेंथ शुड मैच ब्रिक स्ट्रेंथ, या ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो दो चीज़ों से बनती है ना ब्रिक मेसनरी, अगर देखा जाए, एक तो ईंट है और दूसरा मसाला है, सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है, तो दोनों की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो नियम यह है कि दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए, कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए, ये थे 52 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट में लिखें और मैं वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।